नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। फिलहाल नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, इन फ्रेंच bonsoir. Pradeep ji. Abaria Kochabo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, the Congress party is going to take this to the heart of the nation. They say that they will not leave a single village, Yes. not leave a single district, not leave a single taluka where they will not expose the BJP, and what they say is an insult to Bharat Ratna Bhimrao Ambedkar ji. वो कहते हैं कि साहब कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसी तालुका नहीं है, कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो एक यूनिवर्स है, जो एक माइक्रोकॉस्म है, उसको एक्सपोज करने के लिए कि किस प्रकार वो असल में दलित विरोधी हैं। And BJP has got an image of the upper caste, and this particular जो अमित शाह जी ने जाने अनजाने में जो कहा, so that it's really created impact where Congress really wanted it, because वो संविधान खतरे में लोग is not buying it. संविधान खतरे में जो सर्वे आए हैं बोले कि इस नारा लोकसभा तक ठीक था, लोकसभा के बाद जो भी हरियाणा इलेक्शन हो गया और महाराष्ट्र इलेक्शन हो गया, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये नहीं चला, नहीं चला, संविधान बदलने वाला नहीं चला। They want and they got this issue, इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, because ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 20% मुस्लिम पॉपुलेशन को ऑलरेडी अपने 14 to 20% अपने पास रखे हैं। जैसे प्रियंका गांधी ने पैलेस्टाइन इशू लेके बैग लेके घूमे, तो उसमें क्लियर कट है कि उनका टारगेट बहुत क्लियर है। एंड दिस इज व्हाट दे डोंट वांट, बिकॉज ओबीसी वोट्स पर बीजेपी ऑलरेडी एनक्रोच कर दिया है। दे हैव ऑलरेडी टेकन ओवर द बीजेपी ओबीसी वोट्स व्हिच वाज नॉट बीजेपी वोट्स। आज मोदी जी बीइंग एन ओबीसी, he has managed to go into that particular vacuum that BJP was never got it. तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और ओबीसी वोट्स को लेने में कामयाब हो गए बीजेपी। और सबसे बड़ी बात ये हुई है प्रदीप जी कि पहली बार इतने दिनों के बाद बहन जी मायावती जी ने भी अमित शाह जी को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और जो उन्होंने बोला है वो उनकी मनुवादी सोच को प्रदर्शित करता है, ऐसा बहन जी ने कहा है। Now at the moment with us we have two very important guests indeed. We have Nizamuddin Rain Saab of the Congress, and I think we have Manish Singh Mr. Manish Singh, yes, of the समाजवादी पार्टी। बहुत दिनों के बाद मनीष सिंह साहब हमारे साथ हैं। मनीष सिंह जी नमस्कार। सर प्रणाम सर। नमस्कार। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अरे और बड़ी थोड़ी देर के बाद शैलेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे। सबसे पहले निजामुद्दीन रहीम साहब, कल कांग्रेस जो है वो एक देशव्यापी आंदोलन का बिगुल उन्होंने बजा दिया है। आज उनका 152 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ना जाने कहां पर रैली होगी। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है जिसके पास वो लोग जाएंगे नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जी की छवि के ऊपर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, नंबर 1। और नंबर 2, एक चीज है जिसके ऊपर अभी तक सामने से कोई जवाब नहीं आया। मनीष सिंह जी आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। मैं सवाल का जवाब पहले निजाम साहब दें, उसके बाद मैं आप ही के पास आता हूं। तो कांग्रेस के लोग हर एक कोई ये कह रहा है, और तो छोड़िए कांग्रेस के ही नहीं, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कहा है, अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि यार वो जो आप बोल रहे हैं बार बार, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने, अचंभित हूं मैं तो इस बात को, आप दोनों इसका जवाब दें, अचंभित हूं मैं इस बात पर कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, संसदीय मार्ग पुलिस स्टेशन ने राहुल गांधी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। अरे किसी एलओपी के खिलाफ या एमपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जिसको कहते हैं, उसके तहत पुलिस स्टेशन को पहले स्पीकर साहब से बात करनी पड़ती है
कि भाई ये कंप्लेंट आई है, मैं एफआईआर दर्ज करूं कि नहीं करूं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और साथ में सीसीटीवी फुटेज कहां है? निजाम साहब आप बताएं पहले प्लीज। देखिए, ये जो सरकार है बजाज साहब, ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि इनको संविधान में विश्वास है ही नहीं जी। भारत के लोकतंत्र में जो चीजें होनी चाहिए उसके विरुद्ध जाके ये सारा काम करते हैं। सबको पता है कि खासदार तो छोड़िए, आमदार जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में होता है एमएलए, अगर उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है। वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है और देश के एक राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा हैं। तो ये जिस तरह की चीजें करके लोगों को डराने का काम कर रही है बीजेपी, पूरा देश जानता है कि संसद में आज उनके अपने जो साथी हैं बहुत सारे, अभी वो भी कहने लगे हैं कि इन्होंने गलत कहा है। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको चाहिए था कि माफी मांगकर बात को खत्म करते, लेकिन इस मुद्दे को आगे करके जो अडानी के सारे मुद्दे आने वाले हैं उसको बचाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। और वो जानते हैं कि हम बेईमानी करके फिर आ जाएंगे या बेईमानी करते रहेंगे। जनता के बीच जाने का उनमें साहस नहीं है। अब इसी तरह की चीजें करेंगे जैसे आपने देखा कि पिछले 5-7 सालों में उन्होंने अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के नेताओं को परेशान किया। अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को भी डरा दें। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। 50 घंटे तक ईडी के दफ्तर में उनका इंट्रोगेशन होता है, वो बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनके नेताओं की, कि किस तरह से लोकतंत्र में अपने नेताओं के और नेताओं के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये दादागिरी और गुंडागर्दी तो अब चलेगी नहीं। संसद भवन के गेट पर जो ये मुद्दा हुआ, इनके लोग लाठी डंडा लेकर खड़े हैं। मतलब ये सब कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये तो लोकसभा अध्यक्ष को डिसाइड करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को चाहिए था कि थानेदार को सस्पेंड करें वहीं से कि तुमने हमसे बगैर परमिशन लिए एफआईआर कैसे लॉन्च किया। निजामुद्दीन जी, किरण रिजिजू बीजेपी के जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पास अब कोई कुछ चीज बचा नहीं है, बिकॉज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, लोगों ने ठुकरा दिया। तो राहुल गांधी जी अब फिजिकल हो गए, लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, धक्का मारने लगे। ये कांग्रेस के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई विकल्प नहीं है। लोगों ने आपके हर चीज को महाराष्ट्र चुनाव के बाद रिजेक्ट कर दिया। किरण रिजिजू कह रहा है इसलिए आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, अब धक्का मुक्की पर आ गए, अभी फिजिकल रिजॉल्ट पर। ऐसा है, किरण रिजिजू साहब को चाहिए कि वो जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उनके पास सारी फुटेज है, तो देश की जनता के सामने उन दादागिरी की फुटेज भी रख देना चाहिए। आपने देखा होगा, आपके चैनल पर ही मैं देख रहा था कि जितना शांतिप्रिय तरीके से सांसदों ने जो मोर्चा निकाला था, सब मूक मोर्चा था, उसमें न किसी का हाथ में कुछ था, सब सीधा चलकर जा रहे हैं। आप संसद के गेट पर अगर दादागिरी करके किसी को घुसने नहीं देंगे, और वहां जो सीनियर मोस्ट सांसद कांग्रेस के रहे, यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ उन्होंने बदतमीजी की, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले बार भी आप उनके सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं। और जिस सांसद को बचाने या जिस सांसद की ये बात कर रहे हैं, वो इस देश का सबसे घटिया आदमी है, जिसने 3 लोगों की जान ली, गाड़ी के अंदर उसको जला दिया था। ये वही प्रताप सारंगी, वही है उड़ीसा वाला। तो इसके ऊपर उनको इतना भरोसा है और देश के लीडर अपोजिशन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी की कलई खुल रही है। वो देश विरोधी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। वो संविधान में विश्वास नहीं करते, वो संसद में बहस करने में विश्वास नहीं करते, बाहर जाके भाषण देते हैं। जो रिजिजू जी हैं, मंत्री जी, उनको चाहिए कि संसद चलवा के उसमें बहस करिए ना। बाहर जाके बोलने से क्या फायदा है? आपकी गोदी मीडिया है, आप जो चाहो बेईमानी, सच्चाई, ईमानदारी को हटा के जो चाहो आप दिखा दो। आपने एक घटना नहीं देखी शायद बजाज साहब? जी बोलिए। प्रियंका गांधी जी के जब ही उनका इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और उसके बाद वो का चुनाव जीत कर आ गए, तो एक संत इनके साथ खड़े थे जिन्होंने ये कहा साहब वहां प्रियंका गांधी की जीत की खुशी में गाय काट कर लोगों को मटन खिलाया गया। जी जी। ये मतलब ये इतना अफसोसनाक विषय है कि ये इस तरह की घटनाओं को तलाश के लोगों के अंदर जो है नफरत पैदा करने का काम करते हैं। तो इनकी बात पर कौन विश्वास करेगा? लेट्स गो टू मनीष सिंह जी। मनीष सिंह जी, आप ये बताइए, अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं
डिम्पल यादव जी ने भी बोला है, अन्य सांसद भी बोल रहे हैं, अपने आपके पप्पू यादव जो है वो उन्होंने भी कहा है, सबने कहा है यार वो सीसीटीवी फुटेज तो दिखा दो, बाकी सब चलो ठीक है, अब 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि असल में क्या हुआ, क्यों नहीं दिखा रहे मनीष सिंह साहब? जी जी सर, देश का दुर्भाग्य है कि प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए भारत की जनता के पानी की तरह से बहा दिए गए। पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है, उस पर जनता के मुद्दों पर बहस होती है, जनता के मुद्दों पर बात होती है, तो जनता बहुत गंभीरता से सुनती है। आज के समय में देश की जनता देश की संसद को सिनेमा हॉल से भी बदतर बता रही है। देश की जनता कह रही है कि जितना तो अभिनेताओं ने नौटंकी नहीं किया होगा, उतना तो भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी करके दिखा दिया देश की जनता के सामने की उनका मूल चरित्र क्या है। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से देश में एकता, अखंडता और सौहार्द की बात किया है। हमेशा उन्होंने कहा है कि देश में जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी बहस करती है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है, जबकि देश की जरूरत आज के समय की जो है उन पर भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं कराना चाहती है, उस बहस से भागती है। आज हमारा देश का जो नया पार्लियामेंट है उसमें अभी तीसरा ही सेशन अभी कराए हैं जिस नए पार्लियामेंट में, और दुर्भाग्य देखिए कि जो हमारा स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला पार्लियामेंट था उसको छोड़ करके जब हम नए पार्लियामेंट में आए हैं, जो सेंट्रल विस्टा के नाम से जब उस प्रोजेक्ट को तैयार करके नया संसद हमें देश को मिला, उस संसद में गैर जरूरी मुद्दों पर बहस किया जा रहा है। देश की जनता इस बात को कह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने लपटई, लंठई और दबंगई और गुंडई की जो प्रवृत्ति पैदा की है, आज उससे देश क्षुब्ध है, देश क्षोभ में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने बहुत गंभीरता से जब देश के सामने कहा आज हमारा सौहार्द टूट रहा है। जया बच्चन जी ने कहा कि हमारे देश के सौहार्द को बचाने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। अब आप सोचिए, दुर्भाग्य देखिए कि पार्लियामेंट के सामने देश के 2 धड़ों में जो सांसद बटे हुए थे, आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। क्या इससे देश हमारा दुनिया में क्या संदेश दे रहा है? एक तरफ आरएसएस कह रहा है कि हमें देश में सौहार्द बनाना होगा, नहीं तो हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। अरे आरएसएस वही आरएसएस है जो पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हमको आरक्षण पर पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। सर, आप तो बहुत वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, आपके सामने से तो देश की सारी खबरें गुजरती है। 5 जन्य में यह खबर छपी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस ने किन परिस्थितियों में, मोहन भागवत ने परसों महाराष्ट्र की धरती पर यह बयान दिया, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आरएसएस हमेशा दो मुहा चाल की राजनीति करता है, हमेशा से आरएसएस उस तरह की राजनीति करता है कि मनीष सिंह जी, बात यह है कि प्रियंका गांधी जी ने पैलेस्टाइन के बैग लेकर जिस प्रकार से पार्लियामेंट में, जैसे प्रियंका गांधी जी आए पैलेस्टाइन के समस्या को हाईलाइट करने के लिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये अपीसमेंट, तुष्टीकरण का राजनीति ज्यादा चलने वाला नहीं है, ये तुष्टीकरण का राजनीति है। आप पैलेस्टाइन को प्रमोट करने की बात कर रहे हो, जब इजराइल यहां पर आके उत्तर प्रदेश के हमारे नौजवान लोगों को नौकरी वहां पर प्रदान कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इजराइल में प्रदान कर रहे हैं, इजराइल नौकरी और बिजनेस दे रहे हैं, और हम पैलेस्टाइन के कॉज लेकर, बैग लेकर पार्लियामेंट में दिखा रहे, क्या दिखाना चाहते? योगी आदित्यनाथ ने टोटल इसका विरोध किया है। मनीष सिंह जी। प्रदीप जी, बोलिए। फिलिस्तीन हो, बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की सुरक्षा जो भी वहां की हुकूमत हो उसे करना चाहिए। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी के ऊपर जो भी बातें की जा रही हो वो कांग्रेस पार्टी जानती है, उस पर कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। लेकिन हम लोगों ने स्पष्टता के साथ कहा है कि भारत के युवाओं को कभी भी भारत में नौकरी देने का सरकारों को प्रयास करना चाहिए। अगर हम श्रम मजदूरों को दुनिया के देशों में भेजते हैं, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी कुवैत में भारतीय श्रमिकों के साथ बैठक, कितनी निर्लज्जता है भारत की सरकार के पास, कितनी निर्लज्जता के साथ ये सब भारत की सरकार काम कर रही है कि अपने मजदूरों के साथ विदेशों में बैठ करके उनके साथ बैठक कर रहे हैं। अरे जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, महंगी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, विदेशों में जाकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए जाकर के विदेशों में कंक्रीट उठाने पड़ रहे हैं। हमारी सरकार क्या इतनी अक्षम सरकार है?
क्या हमारा देश इतना अक्षम है? इतनी सरकारी संसाधनों को बेचने के बाद भी 250 लाख करोड़ रुपए के भारत कर्जे में है। आज के समय में प्रति व्यक्ति 40,000 से ऊपर के कर्जे में है। इतनी बड़ी महंगाई, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अगर भारत में नए सुधार के गुंजाइश के रास्ते नहीं खोजे जा रहे, अगर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद बकरीद, होली दिवाली पर चर्चाएं की जाएंगी तो हमारा देश विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा। और योगी जी ने जो सपना देखा है 1 ट्रिलियन यूपी से डॉलर देने का, और मोदी जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का जो सपना देखा है, इन सपनों के पीछे जो काली स्याह है वो भारत की जनता समझ चुकी है। मोदी और योगी भारत के सबसे झूठ बोलने वाले नेता है। इनके ढोंग और पाखंड को भारत की जनता जान चुकी है। भारत की जनता ने देखा है कि जिस पार्लियामेंट में 14वीं लोकसभा को देखिए, 15वीं लोकसभा को देखिए, 13वीं लोकसभा को देखिए, 12वीं लोकसभा को देखिए, जब उसमें सोमनाथ चटर्जी जैसे लोग बैठते थे, चंद्रशेखर जैसे लोग बैठते थे, आदरणीय नेताजी जैसे लोग बैठते थे, मोहन सिंह जी जैसे लोग बैठते थे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे, लाल कृष्ण आडवाणी बैठते थे। एक जमाने में हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेता थे। एक जमाने में नारा लगता था भाजपा में कि अटल आडवाणी मुरली मनोहर, भाजपा के 3 धरोहर, अटल आडवाणी मुरली मनोहर। वैसी भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुकी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अपराध की दुनिया में पहुंचा चुकी है। उसी भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया अभय सिंह है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया धनंजय सिंह है। इन 3 धरोहरों के नींव पर जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, आज उत्तर प्रदेश की आवाम ये बात कह रही है कि उत्तर प्रदेश को श्री अखिलेश यादव जी जैसे नेता की जरूरत है, जो युवाओं को लैपटॉप देते हैं, महिलाओं को उनको अधिकार देते हैं, महिलाओं को पेंशन देते हैं, बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, कन्या विद्याधन देते हैं। ऐसी तमाम लाखों सैकड़ों जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का आता हूं आपके पास करते हैं। जी शैलेश पांडे जी, आपका स्वागत है। शैलेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ आ गए। शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जय सिया राम सर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम राजीव जी। निजाम साहब आपके पास आता हूं, जरा एक सेकंड। शैलेश पांडे जी, वो अभी मनीष सिंह जी बोल रहे थे लखनऊ से। मनीष सिंह जी आप लखनऊ में, गोरखपुर में, कहाँ हैं? लखनऊ में। मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी के लखनऊ से हैं हमारे साथ, और शैलेश पांडे जी बीजेपी के वो जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। तो शैलेश पांडे जी, 2 चीजें हैं। नंबर 1, जहां तक के अंबेडकर जी का प्रश्न है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का प्रश्न है, कांग्रेस पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ रही है। कल से वो शुरू हो जाएगा। 152 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, 200-250 जगह पर पूरे देश के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के आंदोलन होंगे, और वो चलते रहेंगे। उन्होंने कहा है जब तक के अमित शाह जी माफी नहीं मांगते और उसके बाद इस्तीफा नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, बार बार ऑपोजिशन, विपक्ष एक ही सवाल पूछ रही है स्पीकर साहब से। 2 सवाल पूछ रही है, लोकसभा के स्पीकर साहब से और राज्यसभा के चेयरमैन साहब से, कि सर सीसीटीवी फुटेज कहां है, वो तो दीजिए। पार्लियामेंट का चप्पा चप्पा, हर एक स्क्वायर इंच सीसीटीवी फुटेज के अंडर है। तो अगर धक्का मुक्की हुई है, वास्तविकता में राहुल गांधी ने धक्का दिया किसी को, जिसकी वजह से जो कुछ हुआ सो हुआ, जेल पहुंचाना चाहिए। उनकी मेंबरशिप जो है, सदस्यता जो है लोकसभा की, फौरन रद्द होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ने एफआईआर कैसे रजिस्टर कर लिया? क्या लोकसभा स्पीकर की परमिशन ली गई? क्योंकि किसी भी एमपी के खिलाफ सिर्फ एलओपी नहीं, एलओपी कैबिनेट पोस्ट होती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैबिनेट पोस्ट होती है। सर, कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने के पहले या कोई भी कार्रवाई शुरू करने के पहले किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो परमिशन ली जाती है चेयरमैन साहब से, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो परमिशन ली जाती है आदरणीय सामान्य स्पीकर साहब से। क्या वो परमिशन ली गई? अब आप बोले शैलेश पांडे जी प्लीज। ये राजीव जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। ये वॉइस में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है बार बार। मैंने जो कुछ भी सुना आपसे, मैं उसका जवाब देते हुए यही कहूंगा जी कि कांग्रेस पार्टी जो आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विषय पर आंदोलन करने की बात कर रही है, ये मैं तो एक तरह से कांग्रेस का दोगलापन कहूंगा। कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में वो आंदोलन करे, क्योंकि यही वो कांग्रेस है जिन्होंने आज से नहीं, पहले से ही भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार नहीं कई बार अपमान किया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, 2 बार लोकसभा के चुनाव में किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुनाव हराया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरह से कानून मंत्री रहते हुए उनको कांग्रेस पार्टी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रकार की उनकी बातों को सुना नहीं, उनके विचारों को, उनके विषयों को अमल में नहीं लाया, और उनका जो कहना था दलित समाज के पक्ष में, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी गई, जिसके कारण मजबूरन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सारी चीजें अनेक विषय हैं कि अनेक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को, उनके द्वारा बनाए गए आरक्षण को कई बार खत्म करने की बात कही। पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने, और अब लंदन में बैठकर राहुल गांधी ने भी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हम आरक्षण का मूल्यांकन करेंगे, आरक्षण पर खत्म करने का विचार करेंगे। ये बात इनके सारे नेताओं ने, सारे प्रधानमंत्रियों ने समय समय पे कहा। तो क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है? क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं है? सर, ये तो पुरानी बात हो गई ना। नहीं, सर, ये अभी की बात करें ना सर। नहीं तो उसमें अगर जाएंगे तो तर्क वितर्क हो जाएगा। कांग्रेस सामने से कुछ और बोलेगी, आप कुछ और बोलेंगे। मेरा सिंपल सवाल आपसे ये था राजीव जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखिए, आपको तब किसी भी विषय पर बोलने का अधिकार होता है जब आप खुद उस चीज से परहेज करते हो। जी पांडे जी, संसद के अंदर अमित शाह जी ने जो बातें कही, वो किस परिप्रेक्ष्य में कही? आप उनकी पूरी बात को तो सुने नहीं, उस परिप्रेक्ष्य को सुने नहीं, विषय वस्तु को सुने नहीं, और बाद में एक शब्द पकड़ के आप इस्तीफा दो, आंदोलन करो। और जबकि आपके कृत्य 65-70 सालों से लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ आपके कृत्य है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है, आज उनकी पुस्तकों को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए। क्या कांग्रेस पार्टी उस पर चल रही है? मुस्लिम आरक्षण लाने का काम इन्होंने किया। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? आज माइनॉरिटी के लिए और बहुसंख्यक समाज के हित के लिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बातें कही, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कभी चलने की कोशिश की? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रही है। और इन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। आज मैं मनीष जी से कहूंगा, हिंदू मुसलमान की शुरुआत किसने की? आज हिंदुओं को, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह के उसका समूल नष्ट करने का अभियान किसने? इंडिया अलायंस के डीएमके ने तमिलनाडु से शुरू किया। इस पर तो आप नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकारा, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी ने प्रियंका गांधी को 1984 नामक एक बैग दे दिया जो सिख रॉइड्स के सिग्निफाई करता है। उससे पहले प्रियंका गांधी जी ने पैलेस्टाइन कॉज के लिए वो जो बैग लेके आई थी, हिंदू जो बांग्लादेश है उसमें प्रोजेक्ट करने के लिए बैग लेके आई थी। तो आज 1984 का बैग देने की क्या मतलब था, क्या जरूरत था? क्या वापस आप पार्लियामेंट के बाहर इस चीज को हाईलाइट क्यों करना चाहते हो पांडे जी? देखिए नाम्बियार जी, इस देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं, चाहे वो 1984 का सिख दंगा हो, चाहे वो इमरजेंसी हो 1975 का, ये काले पन्ने, काले अध्याय देश का कोई भी नागरिक भूल नहीं सकता है। और काले पन्नों का, काले इतिहास का इतना बड़ा जमादा ओढ़कर ये लोग पैलेस्टाइन के हित की बात करते हैं, लेकिन देश में के लोगों का हित की बात नहीं करते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है, उसके लिए कभी इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती कि हिंदू समाज पर अन्याय। कांग्रेस का रेजोल्यूशन है, एआईसीसी का रेजोल्यूशन है सर, कि बांग्लादेशी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों के बारे में भारत सरकार कुछ करे। ये एआईसीसी का रेजोल्यूशन है सर, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल जो आपसे था सर, वो पार्लियामेंट की सीसीटीवी फुटेज तो रिलीज कर दीजिए जहां पर राहुल गांधी ने तथाकथित तौर पर किसी को धक्का दिया, जिसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी हो तो, अलबत्ता तो अभी तक किसी को वो जानकारी है नहीं, कि क्या लोकसभा सेक्रेटेरिएट की परमिशन ली गई
एफआईआर दर्ज करने के पहले, क्योंकि वो प्रोसेस है सर। किसी भी एमपी या किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल यू टेक परमिशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। अगर आपके पास जानकारी है तो बताएं शैलेश पांडे साहब प्लीज। देखिए राजीव जी, लोकसभा के बाहर जो कुछ भी हुआ, मैं सबसे पहले तो उस घटना की निंदा व्यक्त करूंगा जी। जिस तरह से प्रताप सारंगी जी ने वहां पर अपने बातों को मीडिया में आकर के कहा, वहां पर उसके गवाह के रूप में मैंने देखा वो अपने मुकेश राजपूत कई सांसदों ने भी मीडिया में आकर बातों को बताई नहीं कि याद होगा, किस मैं बता दे रहा हूं, मुकेश राजपूत नाम है जी। किस तरह से घटना घटी और किस तरह से वहां पे धक्का मुक्की हुई कि इस तरह से एक वरिष्ठ नागरिक चोटिल हुए और एक बुजुर्ग सांसद के बारे में मनीष जी किन शब्दों में अपने शब्दों का बयान किए, वो भी आपके चैनल के माध्यम से देश ने देखा। मेरा ये कहना है कि इतने बुजुर्ग सांसद को जिस तरह के प्रकार की चोटें आई, जिस तरह से सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई और वो सारी चीजें सामने आई जनता के बीच में, तो ये विषय पर माफी मांगने की जगह आप उस पर झगड़ा कर रहे हैं, उस पर लड़ाई कर रहे हैं। एक तो आपका कृत्य कितना एरोगेंट है, आप कितनी तरह से आक्रामकता अपने ही सांसदों के प्रति रखते हैं, जबकि हमेशा ये भावना मैंने बार बार व्यक्त की है कि देखिए देश चलाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी भूमिका सकारात्मक रहनी चाहिए, लेकिन विपक्ष बार बार मतलब मुझे विरोध करना है तो विरोध करना है, फिर आप अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, विरोध विरोध विरोध। लेकिन देश की जनता ने राहुल गांधी के इस चेहरे को भी देख लिया है। प्रताप सारंगी जी 69 साल के हैं, 69 ईयर्स ओल्ड, 69 साल के हैं सर, और आदरणीय सम्मानीय खड़गे साहब जो हैं वो 80 के ऊपर के हैं। तो खड़गे साहब को भी चोट लगी है, उनको भी नीचे गिरा दिया गया, वो कहते हैं मेरे घुटने में चोट आई है। और सारंगी साहब की जो पट्टी थी सिर की वो छोटी 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 होती गई और आखिर में अब है ही नहीं। तो मतलब ये जरा कुछ लोगों के समझ में आ नहीं रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग शैलेश पांडे जी। और मुकेश राजपूत जी ने कहा कि राहुल गांधी जी सामने थे, उनको धक्का लगा, वो मेरे पे गिरे, मैं सारंगी साहब पे गिरा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि असल में हो क्या रहा है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आता हूं आपके पास सर, निजामुद्दीन रहीम साहब आप बोलना चाह रहे थे, आप बड़े उत्तेजित थे इंक्वायरी बोलने के लिए। जो दूध का दूध होगा जी बोलिए, चलिए बोलिए हो जाएगा। पांडे जी बोलिए बोलिए। देखिए, मैं अगर एफआईआर लॉन्च हुआ है तो पुलिस उसकी पूरी तहकीकात करेगी, उसके तह में जाएगी, सारी चीजें। They can't do it unless the speaker gives permission, sir. Speaker has to give permission. जी बोलिए सर। हाँ, लीगली नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल लोकसभा के आदरणीय स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष जी ने अपनी आज्ञा दे दी हो, अपनी परमिशन दे दी हो, फिर कर सकते हैं। अभी तक जहां तक मैं जानता हूं अभी तक परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आप बताएं सर प्लीज। ठीक है, देखिए आगे वो परमिशन देंगे नहीं देंगे ये उनका विषय है, वो निर्णय लेंगे, वो पीठासीन अधिकारी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन सारी चीजों की जानकारी जनता को तभी मिल सकती है जब इसमें पूरी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के बाद सारी चीजें सामने आएंगे। यस यस, क्वाइट ट्रू। हाँ, निजामुद्दीन रहीम साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। नहीं, मैं बजाज साहब मैं ये कह रहा हूं कि अभी पांडे जी ने बड़ी अच्छी बातें कही कि विपक्ष जो है वो काम नहीं करता, वो सांसदों का ध्यान नहीं रखता, वो जो है अपोजिशन के लीडरों का ध्यान नहीं रखता। शायद इनकी याददाश्त मोदी की तरह ही बर्बाद है, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं शायद इनको पता नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट में इनके जो दोनों पितामह थे उनको जो है सरकार में शामिल किया, खास करके जो है कश्मीर के मामलों में और दूसरे मामलों में मंत्री बनाया। दूसरी और जिनको बता दूं जानकारी नहीं है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मर रहे थे विदेश में बीमारी से, इनके लोग पूछने को तैयार नहीं थे। वही राजीव गांधी हैं जिन्होंने पूरा पैसा खर्चा करके ये किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं राजू जी? मैं आक्षेप लेता हूँ निजाम भाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी मर रहे थे, ये एक पूर्व प्रधानमंत्री के इस तरह का शब्द शोभा देता है क्या? निजाम जी
इस तरह आप से बहस चुपचाप नहीं होता सुनिए है। आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको आप नहीं बिल्कुल सुनेंगे तो आप चले जाइए छोड़ के। नहीं आप नहीं, जब मैं क्यों किसी चले जाऊं को छोड़ गलत के? तरीके मैं से आपको प्रोजेक्ट गलत बोलने करते नहीं हैं, दूंगा। आप पहले झूठ सही बोलने ढंग से का, बात करना झूठ सीखे बोलने के निजाम लिए भाई। कोई मर्यादा आप है। बार बार सवाल निजाम क्या है? साहब, आपको चिल्लाना जवाब आता है, क्या निजाम है? साहब, आपको निजाम साहब, बोलने आता है, संसद की इसका घटना मतलब निजामुद्दीन है रईस सबको साहब, बोलने आता है। श्यामा आपको भी प्रसाद बहुत बोलने आता है, मुखर्जी लेकिन को शामिल आप किया हमारे गया। जनता के लिए एक सर, उस पे रहिए ना। सर, सब्जेक्ट पे रहिए ना। आप इस तरह से कहेंगे अटल जी मर रहे थे, ये क्या तरीका है? बिल्कुल गलत तरीका है आपका, बिल्कुल जी, गलत जी, तरीका है। आप पहले माफी मांगिए। अरे, आप पांडे जी, माफ लीजिए, आप माफी मांगिए। इस तरह का शैलेश दबेश पांडे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ये बात कही है। न्यूज चैनल के और शब्दों का- ऊपर निजाम निजाम जी, जरा भाई, शब्दों का मर्यादा सर, 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 पंडित जी, शब्दों का जो ये कहने का मतलब है। वाजपेयी जी के बारे में निजामुद्दीन निजाम शब्दों साहब, का मर्यादा रखिए प्लीज। नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। आप पहले चैनल पर माफी मांगिए। निजामुद्दीन आप जी, माफी शब्दों का आप मर्यादा अपने रखिए। लिए, आप अपने तरीके कोई के प्राइम लिए मिनिस्टर माफी को मांगिए। मर रहे थे, ठीक नहीं है, को मैं अच्छे नहीं शब्द समझता। इस्तेमाल कीजिए आप। आप जिस तरह बिल्कुल से गलत, आपने पंडित आपका जवाहरलाल तरीका, नेहरू आपके शब्द बिल्कुल शुरू गलत है। किया ना, आपका वही शब्द आपको आपका जवाब दे रहा गलत हूं है, मैं। आपका तरीका गलत है, गलत है, गलत है। हमारा राजीव जी, तरीका शैलेश बिल्कुल पांडे गलत है। जी, इनसे बोलिए माफी शैलेश पांडे जी, आपने मैं कैसे वही कह बात दिया? कर रहा हूँ अभी अटल जी निजाम मर रहे साहब। थे। निजाम आप साहब, ये जरा क्या शब्दावली तरीका की है? मर्यादा रखें। अरे ठीक है, किसी को अटल जी, आदरणीय अटल जी की बात कर रहे हैं सर। उसका इलाज कराएं। सर, 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 वो अच्छी सर, बात है। सर। अटल जी ने अरे, इसकी तारीफ की। अरे आपने निजाम इसकी साहब, तारीफ व्यक्त किया। निजाम आपने साहब, अटल जी मर निजाम रहे थे। साहब, ये क्या तरीका हुआ है? अरे कम से कम आप किसके निजाम बारे में साहब, कह रहे हो? विषय से ना आप पढ़ो, किसके बारे में विषय कह से रहे हो? नहीं भटकिए। किसके बारे में अच्छा, बात अच्छा, कर रहे हो? शैलेश पांडे जी, आपको कुछ अच्छा, तो शैलेश पांडे जी, बात हो गई ना। निजाम साहब अब आगे ऐसे शब्दों का किसी इस्तेमाल नहीं गलत शब्द करेंगे, का मैं मानता प्रयोग हूं। नहीं किया अरे है। निजाम साहब, निजामुद्दीन रईस साहब, अब आगे बात करें। ये तस्वीर जो अभी आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन पेश करने के बाद, प्रस्तुत करने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे और बी आर अंबेडकर साहब, उनकी स्वेरिंग हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन पेश होने के बाद प्रोविजनल पार्लियामेंट में, और वहां पर पंडित जी ये लिखते हैं, मैं जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। ये बहुत ही हिस्टोरिक तस्वीर है साहब, जरा ध्यान से देखें। मनीष जी, आप कहां खो गए? जरा हिस्टोरिक तस्वीर है ये, बहुत बहुत जरा ध्यान से देखें इस तस्वीर को। पंडित जी ये कहना चाहते हैं, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, देयर इज नो डाउट दैट नो वन टुक ग्रेटर केयर एंड ट्रबल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देन आवर ओन डॉक्टर अंबेडकर। ये पंडित नेहरू ने लिखा है। दिस इज वर्थ नोटिंग। मैं आप सब लोगों से एक छोटी चीज सामने रखता हूं, अब हर एक कोई उसके ऊपर अपनी 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 टिप्पणी रखे। सरदार पटेल बहुत आदर करते थे पंडित नेहरू का, पंडित नेहरू बहुत आदर करते थे सरदार पटेल का। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत आदर करते थे सब लोगों का। दोनों के बीच में बहुत द्वंद्व भी होती थी, बहुत लड़ाई भी होती थी, लेकिन रिस्पेक्ट थी। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद लिखते हैं, खुद तारीफ करते हैं पंडित नेहरू की, और पंडित नेहरू खुद तारीफ करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मेरा यह कहना है कि वो दौर जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, शैलेश पांडे जी, मनीष सिंह जी और निजाम साहब, वहां पर एक शब्दों की मर्यादा हर एक कोई रखता था, आंखों की शर्म थी, एक दूसरे के लिए जबरदस्त रिस्पेक्ट थी। भले आप जहां मर्जी से आए, यहां तक के जिस बंच ऑफ थॉट्स की हर एक कोई बुराई करता है, एक्सेप्ट फॉर बीजेपी एंड द संघ। मैं चाहूंगा कि एक दिन मनीष सिंह साहब और निजाम साहब, गुरु जी की किताब जो है, एमएस गोलवालकर साहब की जो किताब, हम तो उनको गुरु जी बोलते हैं, एक दिन आप पढ़ लें। अरे उनके आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर में पंडित नेहरू की भी तारीफ है, देख लीजिए। मतलब ऐसी इतना बड़ा दिल रखते थे उस वक्त के लोग, इसलिए हम लोगों को आजादी मिली, मुझको ऐसा लगता है। अब निजाम साहब आप बोले प्लीज। नहीं, जो पंडित जी कह रहे हैं पांडे जी, उनको खुद मालूम होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पार्लियामेंट में बिठा के उनको ला के उनको मिनिस्टर किया। इनके यहाँ ये बदमाशी 10 साल से शुरू हुई, जब बेईमानों की सरकार आ गई, जब उन्होंने गलत तरीके से इस देश के लोगों को बांटने का काम शुरू किया,
जब इन्होंने धोखा देने का काम शुरू किया, उसके पहले पंडित नेहरू पर कोई बहस नहीं थी, राजीव जी पर कोई बहस नहीं थी। इंदिरा जी के लिए खुद के जो शब्द हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के, वो पार्लियामेंट हाउस के, ये पढ़ लें। उसके बाद ये जो है इंदिरा गांधी पर टिप्पणी करें, नेहरू पर टिप्पणी करें। इनके नेताओं की औकात नहीं है कि पंडित नेहरू पर टिप्पणी करें, क्योंकि देश पूरा उस जमाने में नेहरू के एक बार कह देने पे हर मामले में एक साथ खड़ा होता था। जब इनके नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, ये पूरा भारत जानता है। अभी 2 साल पहले तक आरएसएस के गढ़ में कभी तिरंगा नहीं लहराया। कोर्ट ने 2 साल पहले जब कहा तब लगाया है। और आज भी इनके जो सरसंघचालक हैं, अब वो जो है भाईचारा और एकता की बात करते हैं और ये बांटने की बात करते हैं। आपने जो विषय उठाया था कि संसद में फुटेज जब वहां मौजूद है तो देश को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है? 1 मिनट का काम है, संसद को सारे अधिकार है, सारे फुटेज रखे गए हैं। अगर राहुल जी ने धक्का मारा है, राहुल जी ने अगर कुछ परेशान किया है, तो जैसे आपका आदमी बगैर परमिशन के एफआईआर कराता है संसद भवन के थाने में, वैसे 10 मिनट में पूरे देश को फुटेज दिखा दीजिए। अगर उन्होंने किया तो देश उसकी बस ना करेगा, अगर उन्होंने नहीं किया है तो पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से अमित शाह जी ने किस तरह से अंबेडकर जी का अपमान किया। ये पूरा देश देख रहा है, आगे पीछे का विषय नहीं है। 1 मिनट तक पूरी बातों को उन्होंने रिपीट किया है। तो जब उन्होंने गलत काम किया है तो उन्हें माफी मांगने में क्या कष्ट है? इसका मतलब यही हुआ कि मनुवादी जो संस्कृति है, जिस संविधान को वो लाना चाह रहे हैं, इनके सनातन के अलावा, इनके अलावा, बीजेपी के अलावा कोई हिंदू नहीं है। अखिलेश जी का इतना बड़ा कुनबा, पूरा देश, 40 सांसद, वो हिंदू नहीं है। शरद पवार जी हिंदू नहीं है, उद्धव ठाकरे जी हिंदू नहीं है। सिर्फ यही लोग हिंदू हैं इस देश के। क्या जवाब देंगे ये? खाली बहस करके, लोगों को धोखा देके, झूठ बोलकर नहीं चलता। जब सत्य आपके साथ है तो बिठा दीजिए। अमित शाह जी ने कांग्रेस को याद दिला दिया कि सावरकर 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 आप रोज कहते रहते हो। इंदिरा जी ने खुद सावरकर का तारीफ किया था। ये पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा सावरकर, उन्होंने कहा एक लाइफ में जिसको 2 आजीवन कारावास मिला है, 2 आजीवन कारावास मिला है, ऐसे पैट्रियट को आप जिस प्रकार से बार बार कोसते रहते हो, जब आपके टॉप के लीडर्स पहले इंदिरा जी तारीफ करते हैं, ये क्यों इस प्रकार से सावरकर का हेट करने का एक मुहिम आप चला रहे हो? जो पूरे देश ने, उन्होंने कहा, आगे जाके कहा कि वीर जो लगा है, वीर सावरकर, वीर 140 करोड़ लोगों ने उसको वीर कहा है। तो क्या ये सावरकर सनातन धर्म के खिलाफ बोलना ये जायज है? सर, 140 करोड़ की जनता कभी कोई चीज नहीं कहती। आप भी अपना करेक्शन कर लीजिए नाम बिहार जी। 140 करोड़ की जनता किसी के, सर ये सुनिए ना सर आप। हाँ। ये उनका अपना इशू है, वो किसको वीर कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इससे हमारा कुछ नहीं है। वो अपने 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया? अपने 10 वर्षों में उन्होंने कोई सुधार किया है क्या? उन्होंने 10 वर्षों में जिस तरह की देश को लाकर जिन जगहों पर खड़ा कर दिया है, आज धार्मिक स्थलों की क्या हालत है, आज धर्म गुरुओं का क्या हाल है, आज जहां ला रहे हैं उसमें यह बहस नहीं है कि सावरकर के लिए कौन क्या शब्द कह रहा है। जो विषय आज है उस पर बहस करिए, जिसके लिए आपने लोगों को आज बुलाया है, संसद के इश्यूज को। संसद में जो बहस हुई है, आपने देश में आज आंदोलन हो रहा है, तो क्या आप सावरकर को और बाबा साहब अंबेडकर को एक साथ जोड़ रहे हैं क्या? या आप बाबा साहब अंबेडकर को कम दिखाना चाहते हैं, सावरकर जी को आप ज्यादा दिखाना चाहते हैं क्या? सावरकर और अंबेडकर जी का विषय नहीं है, यह विषय है संसद से जुड़े कि कैसे अपमान उन्होंने अमित शाह जी ने किया है और कैसे राहुल गांधी जी ने खुद सावरकर के नाम पार्लियामेंट में लिया। राहुल गांधी जी ने खुद सावरकर के नाम पार्लियामेंट में इस डिबेट में लिया। बोले कि सावरकर ने कहा कि संविधान में कुछ, इस देश के इंडियन कुछ है ही नहीं संविधान में। राहुल गांधी ने छेड़ा इस टॉपिक को। सर, आपको लोकसभा के दौरान याद होगा कि बीजेपी के 8 सांसदों ने अलग अलग जगहों पर यह बात साफ शब्दों में कही थी कि हमको 400 पार्लियामेंट में 400 एमपी दीजिए, हम देश के संविधान को बदलेंगे। आपके पास रिकॉर्ड दर्ज है, अभी देखकर आप पांडे जी को भी दिखा दीजिए। ये किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा, ये इनके लोगों ने कहा है। निजाम साहब, आप ये बताइए कि आप क्या, क्योंकि
अब तो ऐसा है कि दोनों तरफ से कोई पीछे हटने वाला नहीं। मैं आ रहा हूं पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, आ रहा हूं। सर, जनता बहुत टाइम है। फैसला करेगी। अब आगे क्या? अब आगे तो बोलिए ना, अब आगे क्या? आगे जहां जनता तक के फैसला करेगी सर, हम तो जनता सर के पूरा अदालत सवाल में तो जा सुन रहे लें। हैं जी का इशूज को लेकर। सर पूरा हम सवाल तो बाबा सुन लें। साहब के इशूज को लेकर जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता निर्णय करेगी कि उसे क्या करना है, जी, जनता क्योंकि निर्णय आप करेगी देख आगे रहे क्या हैं होगा। कि जब जी, लीडर मनीष- ऑफ अपोजिशन मनीष के सिंह जी बहुत ऊपर देर से तक बोले नहीं इलीगल है। FIR हो सकता है, जी। तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा सर? लेट्स आप गो खुद टू कह मनीष सिंह रहे जी। हैं मनीष कि सिंह अभी तक कोई जी, सूचना नहीं है मनीष कि सिंह उन्होंने जी, परमिशन दिया है कि नहीं। मनीष सिंह जी, अगर आप ये बगैर बताएं परमिशन कि के अम्बेडकर illegal जी के FIR सवाल को होती है, लेकर के, तो इससे निजाम साहब मैं बड़ी आ रहा हूं बात आपके क्या पास। होगी इस देश में? निजाम साहब, मनीष सिंह जी के पास बाद में पांडे जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आता हूं। मनीष सिंह जी, कांग्रेस ने तो देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी इसके बारे में क्या कह रही है? और आज तो बहन जी ने भी कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा है अमित शाह जी की उन्होंने बात बुराई करी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था आदरणीय सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। मनीष सिंह जी अब आप बोलें प्लीज। जी सर 18 तारीख को शाम के समय में जब राज्यसभा में अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के हास प्रयास करते हुए अपमान किया, उसके बाद से लगातार आज तक समाजवादी पार्टी ने अनवरत विरोध किया है। सड़कों से लेकर के सदन तक हमारे विरोध को देश ने देखा है। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 75 जनपदों में 826 ब्लॉकों में तकरीबन 351 तहसीलों में और तकरीबन 18 मंडलों में आज समाजवादी पार्टी ने व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। सबसे बड़ी बात है, आज उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में जिस तरह से हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर के नाम पर जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश की, जनता ने, अयोध्या की महान जनता ने खारिज किया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बरगलाहट जो है आज देश देख रहा है और देश उसका नुकसान भी उठा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज सौभाग्य से हमारे यहाँ आज प्रयागराज में कुंभ लग रहा है। सर आपको भी जानकारी होगा, प्रयागराज में जो कुंभ लग रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन पहले कहा, एक कार्यक्रम में, हिंदुस्तान अखबार का कार्यक्रम था, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 40 करोड़ लोगों का स्नान कराएंगे और तकरीबन 100 करोड़ लोगों को हम कुंभ में इंतजाम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए। सर इतना बड़ा ढोंगी, इतना बड़ा पाखंडी और इतना बड़ा झूठा नेता हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप अनुमान लगा लीजिए कि इस कड़ाके की ठंड में जो लोग भी आएंगे, सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता शुभकामना देती है कि सरकार की तरफ से बेहतर इंतजाम होना चाहिए। लेकिन गुजरात की कंपनियों को जिस तरह से 21,000 करोड़ का पूरा महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, 21,000 करोड़ हमारी महान जनता का पैसा लग रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सारे के सारे इंतजाम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है वो गुजरात की कंपनियों का दिया है। और गुजरात की कंपनियों ने तकरीबन योगी आदित्यनाथ के बयान के अनुसार 60 करोड़ लोगों के इंतजाम का जो पैसा है वो गुजरात की कंपनियां लूट करके उत्तर प्रदेश से लेकर के जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता मूक दर्शक बन करके यहाँ पे शासन प्रशासन के लोगों की मिली भगत से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उसका गाढ़ी कमाई लूटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूं सर कि मोहन भागवत जी ने कल परसों जो बयान दिया, मैं इस मोहन भागवत जी के बयान को बार बार कोट इसलिए कर रहा हूं कि आज 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख सरकारी पदों विभागों में पद केंद्र सरकार के पास खाली है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 16 लाख ऐसे पद है सरकारी विभागों में जो पद रिक्त है। एक बार भी मोहन भागवत की जुबान से सरकारों के प्रति यह बात नहीं निकलती है कि इन जो सरकारी विभागों में पद खाली है उसमें उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों को, काबिल नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। दूसरी बात, निजीकरण के नाम पर मोहन भागवत एक शब्द नहीं बोलते। इतिहास हमारे सिखाते हैं, मोहन भागवत कहते हैं कि इतिहास को हमें बेहतर करना चाहिए, जो हमारा इतिहास उसका पुनरुद्धार करना चाहिए। लेकिन हम मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं कि सारी सरकारी संपत्तियां उनकी आंखों के सामने उनकी सरकार बेच रही है और मोहन भागवत ने उसको रोकने की क्या कोशिश किया। आज के समय में हिंदुस्तान में महिलाएं असुरक्षित है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित राज्य है। लेकिन एक बार भी मोहन भागवत बार बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं, आरएसएस का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक बार भी योगी आदित्यनाथ से ये सवाल नहीं पूछते कि आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया। मनीष सिंह जी, राजनीतिकरण कौन कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी जाते हैं संभल में
और वो 5 लोग जो है मरे हुए फायरिंग में उनके बात करते हैं। अखिलेश यादव जी वहां पर कहते हैं कि अननेचुरल है जो डेथ है 5 लोगों का करते हैं, मगर जो 1978 से योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 45% से हिंदुओं का पॉपुलेशन 20% पे आ गया, 25% पलायन हुआ वहां पर, 28 मंदिर जो है अभी तक खुला नहीं है, उसमें 22 मंदिर खोलने की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का चोरी जो आपके एमपी समाजवादी के एमपी है वहां कर जिस प्रकार से खुलेआम पूरे देश ने देखा इलेक्ट्रिसिटी तक, तो क्या ये इश्यूज नहीं है? आपने इस इश्यूज को नजरअंदाज करके सिर्फ आप 5 लोग जो गए हैं फायरिंग में मारा गया उसी पर आप शोक करते हो, पूरे जो है उस चीज को पूरा हकीकत क्यों नहीं बयान करते आप? प्रदीप जी बहुत बीजेपी अच्छा हाईलाइट कर रहा है, योगी आदित्यनाथ का कहना है। प्रदीप जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा, चूंकि ये गंभीर सवाल है, इसका उत्तर मुझे देने का अवसर जरूर दीजिएगा। 24 नवंबर को जब एएसआई दूसरी बार सर्वे करने पहुंचता है, उस समय मस्जिद में जिस तरह की चीजें प्रशासनिक स्तर पर की गई, मुझे कहने में क्षोभ महसूस हो रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर वहां के स्थानीय स्तर के प्रशासन के लोगों ने जो काम किया, वो हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि जब आप एक बार सर्वे कर चुके हैं तो दूसरी बार वहां पर सर्वे करने जाने की आवश्यकता क्या थी? तीसरी बात, जिस तरह से धार्मिक उन्मादी नारे आप लगा रहे हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप नारे लगाएंगे। आप अगर वहां के स्थानीय लोगों से बात करके अगर आप सर्वे की काम करने की कोशिश करते, उसके बाद से फायरिंग शुरू करते हैं, वहां पर माताओं बहनों को भारी अपशब्दों के साथ प्रयोग करके उनके साथ बदतमीजी आप करते हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं कि उसका प्रतिकार नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को देख रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है किस सामंती मानसिकता के साथ आज उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया तब में कायम उत्तर प्रदेश को तब्दील कर चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रदीप जी कि आज हमारा उत्तर प्रदेश जिस हालत में है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की यह जिम्मेदारी बनती थी कि हम बेहतर से बेहतर सामाजिक सौहार्द के वातावरण को कायम रखें। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, संभल में उन्होंने कहा कि मंदिर मिला है, कुएं में मूर्तियां मिली हैं। मैं आदरणीय प्रदीप जी, आपको याद होगा जब बीबीसी ने भी इस खबर को कोट किया था कि बनारस में जब कॉरिडोर बनाया जा रहा था, अयोध्या में कॉरिडोर बनाया था, हजारों मंदिर तोड़े गए हैं और लाखों मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो तथाकथित हिंदू नेता बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके सरकार ने तोड़ा है। और वो मूर्तियां जानते कहां फेंकी गई हैं? खंडहर में फेंकी गई हैं। आकर के जिसे भी देखना है देख ले। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे धर्म में जब मूर्तियों की स्थापना की जाती है तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, प्राण डाला जाता है। उन मूर्तियों को तोड़ने का अगर कोई गुनाहगार है भारत में, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उस नेता का नाम योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़ा और लाखों मूर्तियों को तोड़ा। उसका खामियाजा उनको बनारस में भी भुगतना पड़ा और उसका खामियाजा उनको अयोध्या में भी भुगतना पड़ा। प्रदीप जी, हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इससे बेहतर करना चाहते हैं। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय बहुत बड़ा व्याख्यान दे रहे थे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे जरा एक सवाल, मैं छोटा सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। माननीय पांडे जरा एक सवाल हमें बता दीजिए कि बहुत बड़ा हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर बहुत व्याख्यान कर रहे हैं। हमारे धर्म में 15 दिन पर कौन सी पूजा हिंदू धर्म में की जाती है? हर साल के 30 पूजा कौन सी ऐसी है जो हर 15 दिन पर किया जाता है? जरा हमें बता दीजिए। हमें आप सिखाते हैं हिंदू धर्म, हमें सिखाते हैं सनातन धर्म, लेकिन 15 दिन पर हर 15वें दिन पर कौन सी पूजा होती है? जरा बता दीजिए हमको, बता दीजिए पांडे जी। संजोग से आप ब्राह्मण भी हैं, बता दीजिए हमको। अब पांडे जी पूरे बोलने दो पांडे जी को। मनीष जी आपका हो गया ना, पांडे जी पूरे बोलेंगे। आप बोलने दीजिए। पांडे जी बोलिए, आपने सुना सब कुछ। जी देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर मनीष जी अपने वक्तव्य आक्रोश के साथ कह रहे थे, तो मनीष जी को यह भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों पर इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के पार्टी के राज में गोलियां चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्टेड भाषण मत दीजिए, स्क्रिप्टेड भाषण मत दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्टेड भाषण मत दीजिए। हमने पूछा है कि 15 दिन पर कौन सी पूजा होती है, हमको बताइए जरा। अरे 15 दिन पे क्यों नहीं पूजा होती है? एकादशी नहीं आता है, उसका नाम बताइए ना। उस पूजा का नाम बताइए।
15 दिन पे एकादशी आता है और अरे पूर्णिमा आता है, महामूरख आदमी अमावस्या आता है। सत्यनारायण अरे भगवान क्या का बात कथा कर रहे होता है, मूरख आदमी अरे कुछ जानकारी है? क्या? अरे फालतू बात आपको क्या जानकारी है? आपको क्या सत्यनारायण जानकारी भगवान है? का कथा होता है, पता है कि नहीं पता है? इस तरह से डिबेट किया जाता है। अरे इस तरह से क्या बेवकूफ की झूठ तरह बोल बात रहे हो मनीष आप? सिंह जी उनको बोलने दो, मनीष सिंह जी आपने खाना बोला खाना कुछ नहीं है, आपने पूरा बोल दिया, उनको सुनो ना। इस तरह का मनीष सिंह भाषा जी उनको बिल्कुल सुनिए, बात नहीं किया जाएगा। मनीष सिंह जी सुनिए अरे सुनिए, देश की पार्लियामेंट में जो भाषण अरे दे रहे हो, क्या बात कर रहे देश हो? की उनको बोलने पार्लियामेंट दो। में जो मनीष भाषण सिंह दे जी रहे हो, आपने अच्छी बोला बात था, है, पूरा क्या बोल लिया। आपने कहा था कि पूरा बोलिए, अब उनका सुनिए ना, 4-5 मिनट उनका सुनिए पूरा, उन्होंने वक्त मांगा है, सुनिए ना। नहीं ये इन लोगों को आप बुलाते हैं चैनल पे डिबेट करने के लिए कि डिबेट की जगह पे भाषण करने के लिए? ये अपनी बात पे रखेंगे, अपना प्रश्न भी करेंगे और जब प्रश्न का कोई जवाब देगा तो उस पर बदतमीजी के साथ बात करेंगे। अरे प्रश्न का जवाब बोलिए, देते हो, झूठ बोल रहा है। बोलिए। बिल्कुल। अरे मनीष सिंह जी उनको बोलने दो। क्या पूछा गया था, तुम क्या जवाब मनीष दे सिंह रहे जी थे? आपने बात कर लिया, पांडे जी को बोलने दो। क्या बात कर रहे हो? हमने पूछा है, मनीष सिंह जी, कौन सी क्या कथा विषय की पे जाती है? प्रश्न किया? बता तो नहीं रहे, आपको जानकारी तो फालतू नहीं। बकवास हाँ, मत कर दे करो। रहे हो। फालतू बकवास मत पंडित जी करो। आप झूठे आदमी हैं, काहे के लिए? तुमको बोलना आता है ना, तो RSS से हमको भी लेके चिल्लाना आता पूरी है, हमको भी बीजेपी बोलना आता है। झूठों की इस तरह जमात से है। बदतमीज बिल्कुल बात सारा नहीं। झूठ जो है हमेशा बीजेपी लंपटों ही और लंठों बोलती की है पार्टी देश है में। भारतीय जनता हाँ, पार्टी। हम झूठ लंपटों बोलते हैं और और लंठों की पार्टी है भारतीय सारे जनता सच पार्टी। बोलने का पूरा ठेका देश, तुमने पूरा लिया ना। देश आपको सारा से जानता है कि 65 बेईमानी से आप 70 धर्म साल का में विनाश देश को करके बर्बाद करने का सारे काम किया धर्म तुम की लोगों ने, चीजों को आप और डिस्ट्रॉय आज भी करते हैं। बर्बाद कर रहे हो। आप लोग हिंदू सिर्फ धर्म धर्म के की विरोध बात में काम कर रहे हो। आप गुंडों की पार्टी है, लंपट और राजू लंठों जी, की पार्टी है। राजू बोलिए जी, सर। प्रदीप जी, इस तरह बोलिए से सर, बोलिए। पांडे जी को बोलने दो। प्रदीप जी, इस तरह से बदतमीजी एक लोगों के साथ मिनट। में अच्छा, एक मिनट। इससे ज्यादा निजाम साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निजाम साहब, ये निजाम साहब, जब आप बोल रहे थे, मैं जब बोल रहा हूं तो ये दोनों लोग जिस तरह से कुत्ते भौंकते ना, उस तरह से ऐ कुत्ते शाबाश। की तरह भौंकना चालू कर दिए। अभी ऐ सुनो शाबाश। तुम्हें ये बदतमीजी क्या- जवाब ये क्या दिया। बात है? इसके बाद जब जवाब आप दूंगा। झूठ बोलने का काम करेंगे समझो। पंडित जी तो सच बात अरे सामने आएगी ना। झूठ का पुलिंदा आप तो आप लोग हो। झूठ बात करते झूठ का हैं। पुलिंदा तो आप लोग हो। आप 65-60 से झूठ बोलने का आपने काम किया है। 65 अच्छा, एक मिनट, से एक मिनट, झूठ बोला, निजामुद्दीन रहीम साहब। आखिरी सांस तक सिवाय झूठ ही बोला आपने। निजामुद्दीन रहीम देश साहब। के सामने बीजेपी ने हमेशा यहाँ तक ये कि कोर्ट के सामने निजामुद्दीन जी, आप देखिए पंडित जी ऐसा है चिल्लाने से आप निजामुद्दीन नहीं रहीम होता। साहब। आप झूठ किया ना। आपकी निजामुद्दीन आप बोलने दो तो। चोला मनीष सिंह जी के बाद उनका कौन सा बोलने के लिए उनको पूरा बोलने दो। किसी की आवाज नहीं जा रही है। अभी निजामुद्दीन रहीम साहब, निजाम साहब, किसी की आवाज नहीं जा रही है। निजामुद्दीन रहीम साहब, जब आप बोल रहे थे, पांडे जी ने आपको टोका नहीं। मनीष सिंह जी, जब आप बोल रहे थे, पांडे जी ने आपको टोका नहीं। अगर आप पांडे जी के उत्तर से जो भी है उससे असंतुष्ट हैं, तो आप उनके बोलने के बाद बोलिए ना। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आई एम नॉट बाउंड बाय टाइम ऑन दिस चैनल। आई डोंट से दैट एट 9 o'clock आई हैव टू टेक अनदर शो। आई डोंट। आप 11 बजे तक बोलिए, रात के 12 बजे तक बोलिए, जब तक बोल सकते हैं बोलिए, मैं आपके साथ बैठा हूं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पांडे जी, अब आप बोले, प्लीज प्लीज गो अहेड। राजू जी, मुझे पूरा समय दिया जाए और आप प्लीज बोलिए, बोलिए सर, बोलिए सर। व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें, व्यक्तिगत कटाक्ष ना करें। नहीं, जिस चीज के ऊपर आप बोल रहे थे, आप बोलिए प्लीज। मैं उसी विषय पे बोलूंगा। बोलिए, आज बोलिए। जो कह रहे थे कि ये हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम इनके मुंह से लोगों ने सुना है, तो मैं ये पूछता हूं, अगर वो हिंदू है, ये हिंदू है, तो वो उन्होंने भगवान राम के राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चला रही, ये क्या सही था? भगवान राम के अस्तित्व को नकार कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, क्या यह सही था? संभल में 48 साल के बाद आज वो मंदिर मिली, तो मंदिर को दबाकर, उसको छुपाकर, उसको हड़प कर रखने का काम इनकी सरकारों ने किया, इनके लोगों ने किया, वो क्या सही है? आज हिंदुओं को डेंगू और मलेरिया सनातन धर्म से तुलना करना और उसका समूल नष्ट करने के बाद ये करते हैं, क्या वो सही है? भगवा को आतंकवाद से जोड़ना, आतंकवादी कहना, यह सही है? क्या हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को हमेशा प्रताड़ित करना, यह सही है? राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल का गला रेतना, यह सही है? उसके पीछे तो राहुल गांधी नहीं जाते, संभल पहुंच जाते। लेकिन जब जब किसी हिंदू की हत्या होती है, हिंदू पे अत्याचार होता है, तब ये कांग्रेस के, सपा के नेता, तब तो ये मुल्ला बन जाते हैं, तब तो ये
टोपी पहनकर जाके मस्जिद में घुसकर छुप जाते, तब ये इनका हिंदुत्व क्यों नहीं जागृत होता? और आज ये बड़े आए हिंदुत्व का बखान करने वाले। आज देश की जनता ने हर चुनाव में ये रिजल्ट दिखा दिया है कि देश के बहुसंख्यकों का अपमान अब इस देश के अंदर नहीं चलेगा। देश में अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों को भी समानता का अधिकार नहीं दिया। अब मैं एक छोटा सवाल पूछूं सर, हमेशा बहुसंख्यकों का अत्याचार किया। आज ये बात कर रहे हैं इजाजत हो, आज काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर को उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर मांगा है, दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने आज जरायम का खात्मा किया है, अपराध का खात्मा किया है। नहीं तो हर जिले में एक अतीक अहमद था, हर जिले में इनका अंसारी था, हर जिले में एक बाहुबली था। आज उन बाहुबलियों का, उन आतंकवादियों का खात्मा किया योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए इनको मिर्ची लगती है, इनको मिर्ची लगती है कि इनके बहनेली लोगों को मारा जा रहा है, इनके रिश्तेदारों को मारा जा रहा है, इनके समाज के लोगों को मारा जा रहा है। अरे अपराधी का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जी डंके की चोट पर आतंकवाद का अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। हिंदुत्व और सनातन के लिए आज समग्र हिंदुस्तान का हिंदू समाज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ है और रहेगा, सदा रहेगा। सर अब मैं एक सवाल पूछ लूं पांडे जी, अगर आप जवाब देने के इच्छुक हो तो। मुलायम सिंह यादव जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा जी थे, उन्हीं की देखरेख में, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव ने ऑर्डर नहीं दिया था फायरिंग का, नृपेंद्र मिश्रा जी ने दिया था। आज नृपेंद्र मिश्रा जी चेयरमैन है सर राम जन्मभूमि डेवलपमेंट बोर्ड के, जो देखरेख कर रहा है। अरे सर निजाम साहब बोलने तो दे, अरे निजाम साहब बोलने तो दे यार मुझे। निजामुद्दीन जी प्लीज, निजामुद्दीन जी प्लीज लेट मी स्पीक सर। मिस्टर निजामुद्दीन राइन, अलाउ मी टू स्पीक सर, अलाउ मी टू स्पीक। लेट पांडे जी आंसर। नृपेंद्र मिश्रा जी ने, ये दुरुस्त बात है, उन्होंने एडवाइस जरूर दी थी कि ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन मत लीजिए, लेकिन पुलिस फायरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वो थे। आज वो आपके चहीते ब्यूरोक्रेट हैं सर, अयोध्या का पूरा काम राम मंदिर का वही देख रहे हैं। अब पांडे जी आप जवाब दें प्लीज। देखिए राजू जी, जनता ने जिसको चुन कर दिया है, जो जनता का जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी सबसे पहले जवाबदार होता है। उसके राज्य में अगर गोलियां चलाई जाती है, कार सेवकों के ऊपर कोठारी बंदूकों की हत्या की जाती है, कार सेवकों के रक्त से सरयू माता को लाल कर दिया जाता है, तो इसके लिए जनता की जी सर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो पहली फिल्म बनी थी ना विश्व हिंदू परिषद की, प्राण जाऊं पर वचन ना जाऊं, आप सुन लीजिए, उसमें मेरी आवाज है, ये भी सुन लीजिए सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है, मुलायम सिंह जी के वक्त में जो कुछ हुआ वो बहुत निंदनीय था। यहां तक के मुलायम नेताजी ने खुद आकर के बोला कि शायद वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। ऐसी बात नहीं है सर। हमारे यहां पे जो नेता है ना सर, जितने भी है, जितनी भी पार्टी से, आखिर में सब लोग देशभक्त हैं, कोई देश विरोधी शख्स नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निजाम साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। मैं सीधी सी बात है, अभी आपने उनका पिक्चर क्लियर कर दिया कि उनके जो 8 ट्रस्ट के चीफ हैं वही उसके जिम्मेदार थे। दूसरा मैं ये कह रहे थे संविधान का, मैं इनसे कहता हूं कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था, क्या उन्होंने मान्य किया था क्या उस वक्त? उसके बाद इनकी सरकार को जनता ने नकार दिया। और उत्तर प्रदेश में भी जो बाई इलेक्शन हुआ है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि आप पुलिस प्रशासन की मदद से गोलियां चलाकर लोगों को घरों में घुसेड़ कर जबरन वोटिंग कराकर आप सरकार में आने की बात करते हैं। पिछले 5 महीना पहले वही उत्तर प्रदेश की जनता है जिसके लिए आप अभी चिल्ला रहे हैं। यही अखिलेश जी की जोड़ी थी जो आपको पीट कर रख दी, 40 एमपी आपके सब धराशायी हो गए। बहुत बड़ा आपने काम किया था, क्यों हार गए 40 एमपी आपके? उसका जवाब है क्या आपके पास? और उस उत्तर प्रदेश में जब बाई इलेक्शन होता है तो आपने उत्तर प्रदेश को पिक्चर देखी होगी ना भाई पंडित जी, कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है गोलियां चलाने की बात कर रहा है, किस तरह से लोगों को धमका रहा है। तो आप ये बात करना बंद कर दीजिए कि आप बहुत ईमानदारी से जनता आपको चुन कर लाई है।
ना आप बोले पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं, आप मुझे आरोप किया है कि देश की जनता ने कितना दिया है। आप बेईमानी करके जिस तरह का देश में माहौल क्रिएट करते हैं, हमने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा है साहब। सारा रिकॉर्ड दायर करके हम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, किस तरह से 500 की पोलिंग है 700 वोट निकल रहा है, 300 की पोलिंग है 1000 निकल रहा है। ये सारा ड्रामा सब देश निजामुद्दीन जी, आप ही के सहयोगी इसका विरोध कर रहे हैं। टीएमसी ने कहा कुछ रॉन्ग नहीं ईवीएम में, उमर अब्दुल्ला खुद कह रहे हैं कुछ रॉन्ग नहीं, हारते हो तो ईवीएम, जीतते हो तो ईवीएम को क्यों नहीं तोड़ते? सारी चीजें इलेक्शन कमीशन और देश की सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयारी कर रखी है। जिसको विरोध करना है, जिसको फेवर में जाना वहां जाना होगा। और ये दावा करना कि राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया है, वो जो चाहे करे, ऐसा नहीं होता। इस देश में संविधान का राज चलेगा। कई सरकारें संविधान के दायरे में देखी गई है, इसलिए कि संविधान के दायरे में काम करिए और ये डराने का काम बंद कर दीजिए। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, ये देश सारा हिंदुओं का। आज भी अगर हिंदू खतरे में है तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? डूब मरना चाहिए देश की सरकारों को फिर। राइट, अगर वो अपने मनीष सिंह जी नहीं बचा सकते और हिंदुओं के लिए नहीं काम कर पा रहे हैं, तो ये ड्रामा बंद कर दीजिए। पांडे साहब, आपको बता रहा हूं इस देश में कहां से आता है? क्यों सनातन पर आप बहस कराते हैं? क्या सनातन के प्रधानमंत्री सनातन के मानने वाले नहीं है? आपके योगी जी सनातन के मानने वाले? किसी ने आपको इस देश में कहा है कि आप सनातन को मानने हम नहीं देंगे? क्या इस देश के कभी अल्पसंख्यक ने आपसे कहा कि हम आपको पूजा नहीं करने देंगे? आप तो हर जगह लोगों को आप टोकते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपको ये नहीं करने देंगे, आपको ऐसा। किसी इस देश के अल्पसंख्यक ने कहा है? कहां से खतरे में आता है जिसके आड़ में आप लेकर पार्लियामेंट जाता है? तुष्टिकरण गणेशोत्सव का पथराव कौन करता है? नवरात्रि के काली माता के जुलूस पर पथराव कौन किया पश्चिम बंगाल में? ये सारा रिकॉर्ड आपके पास दर्ज है। इस देश में एक भी मुसलमान, माता जी के इस देश जुलूस में पर एक भी पथराव कौन किया? अल्पसंख्यक पंडित जी कहीं भी पथराव नहीं किया है। आज सिखों की हत्याएं किसने किया? बताइए ना। ये सारी घटनाएं तो आप जिनके लल्लू चप्पू कर रहे हैं, उन लल्लू चप्पू करने वालों ने घटनाएं ऑलरेडी की है। और आप कह रहे हैं कि आप हिंदू ये झूठ का ड्रामा। अरे ये कांग्रेस पार्टी के 70 साल का काम है जो आज हिंदुओं की हालत है। आज हिंदुओं की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदार है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश में मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया। ऐसे ऐसे संविधान से ऊपर हटकर माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, उनके लिए काम किया। हिंदुओं के आज बताइए ना, गणेशोत्सव पे पत्थरबाजी कौन किया? मुसलमानों ने किया कि नहीं किया? पश्चिम बंगाल में आज माँ दुर्गा जी के पंडाल में जाकर पथराव किया गया कि नहीं किया गया? राजस्थान में कहां पे किया? कहां पे मुसलमानों ने पथराव किया? एक तस्वीर आप दिखा दो, एक तस्वीर आप दिखा दो कि मुसलमानों ने कहीं पथराव किया किसी धार्मिक स्थल पर। इसके लिए एक मुसलमान का क्लीन स्टेटमेंट दिखा दो कि मुसलमान ने कहा हो। एक जगह दिखा दो पंडित जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अब ये देश ऐसा है कि आप जो है जब तक मुसलमान है सत्ता लड़ लीजिए, जिस दिन मुसलमान नहीं होगा आप सत्ता किसी सीढ़ी पर नहीं होगा। निजाम साहब और पांडे जी नहीं कर सकता। निजामुद्दीन रोहिंग साहब और शैलेश पांडे जी जागृत इस देश के हिंदू नहीं है, ये देश के हिंदुओं की तरफ जो रियल हिंदू है उस देश में धार्मिक स्थलों पर है, वो पूजा करता है, धर्म में विश्वास रखता है। पंडित जी आप ब्रह्मी नहीं ना, आप ब्रह्मी नहीं ना, पंडित जी आप ब्रह्मी नहीं ना, आप ब्रह्मी नहीं ना। चारों शंकराचार्य ने भगवान राम के मंदिर की स्थापना के दौरान उन्होंने विरोध किया कि सही तरीके से स्थापना की जाए। आपने चारों शंकराचार्य को नरेंद्र मोदी जी के आगे उनको आपने बेमाने कर दिया। तो धर्म तो आप खुद नहीं मानते, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आप झूठ बोल रहे, सभी ने आपको मैं दिखा देता हूँ ना। आप बजाज जी उधर की फुटेज को दिखा दीजिए। चारों शंकराचार्य अरे इसलिए 400 नहीं है ना। अरे निजाम साहब वो तो बीत गई ना बात।
इसलिए 400 सीट नहीं आई ना। टिप्पणी अरे साहब, इसलिए किस मुस्लिम 350 संगठन नहीं ने आई। एक भी संत ये का आप अपमान लोग किया कर रहे था? हैं और ये देश की जनता देख रही है। देख रही है, किस तरह से सर, साधु संत पांडे जनता जी, देख रही है, इसीलिए आपको पांडे मदद जी दे देख रही रही है। है, बिल्कुल अरे बिल्कुल बिल्कुल पालघर में दुरुस्त बात साधुओं की है। हत्या की आपके शैलेश पांडे कम्युनिस्ट जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साधुओं की हत्या की। शैलेश क्यों पांडे नहीं बोले जी, आप शैलेश लोग? पांडे जी, शैलेश पांडे जी, एक सेकंड। इस देश में सबको आपने जो बोलने का बोला, अधिकार है। आपने जो बोला, आपकी हर एक ने तरह सुना। झूठ बोलकर निजाम आप साहब, लोग अभी तक आपको लोग सुन आप रहे हैं। धर्म की राजनीति करते हो, पालघर आप में धर्म की साधु- अरे राजनीति जेंटलमैन, अब करते तो हो। एक धर्म का मिनट सम्मान करते हैं। प्लीज, शो सम कर्टसी टू मिस्टर ये मनीष सब क्यों सिंह, नहीं बोले? ही हैज नॉट स्पोकन। सर, मनीष सिंह जी ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। आप लोग पिछले 15 के 18 मिनट से आर्ग्यू कर रहे हैं। मनीष सिंह जी, सर जस्ट मनीष सिंह जी, मनीष सिंह जी, वन स्मॉल थिंग, अब आप बताइए, बार बार ये बात की जाती है मुलायम सिंह यादव जी को देख करके, बोल करके। मैं बाय द वे बहुत बड़ा फैन हूं मुलायम सिंह यादव साहब का, सबके सामने बोल रहा हूं। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, मतलब ये ऐसे हुआ करते थे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और डिफेंस मिनिस्टर बतौर रक्षा मंत्री की भूमिका में जैसे वो डिफेंस मिनिस्टर रहे, ऐसा डिफेंस मिनिस्टर ढूंढना बड़ा मुश्किल है साहब। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जैसा। तो सर, इस विषय में बार बार ये बात क्यों उठती है? अरे भाई, प्रशासकीय निर्णय होता है कि भाई सामने से उनको, प्रशासन को लगता है कि यार यहां तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए फायरिंग कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल भागलपुर में हुआ 1989 में, अगर आपको याद हो। उसके पहले उसके पहले 1980 में मुरादाबाद में हुआ, 1987 में हाशमपुरा मलियाना में हुआ, हमारे यहाँ पे इधर अपने मुंबई में 1989-90 में भिवंडी में हुआ। तो सर, प्रशासन जो है वो फायरिंग ऑर्डर करती है। अब आप बोलें सर, आपने दोनों को सुना, आप बताइए समाजवादी पार्टी का व्यू क्या है इसमें? आपका क्या व्यू है कि ये अंबेडकर जी का जो मामला है कहां तक पहुंचेगा, किस प्रकार आगे बढ़ेगा? क्योंकि हर जगह से आवाज आ रही है, साउथ से नहीं आ रही, दक्षिण भारत से कोई आवाज नहीं आ रही, और बंगाल से कोई आवाज नहीं आ रही है। वैसे तृणमूल कांग्रेस के लोग जो होते हैं सबसे ज्यादा अग्रसर होते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज वो कुछ नहीं बोल रहे सर। अब आप बोलें प्लीज। सर, समाजवादी जो नीति है, सिद्धांत है, विचार है, वो समता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। नेताजी ने जब 5 नवंबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन बेगम हजरत महल पार्क में किया और उन्होंने पार्टी की जो संविधान का निर्माण किया, उस निर्माण में समता, समानता और संपन्नता के आधार पर हमारे समाजवाद की बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद से नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए आज 25 वर्षों से ऊपर हमारी पार्टी का होने जा रहा है। जिस तरह से हमारी पार्टी ने लगातार मोदी जी की सामंती नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए 10 वर्षों से और योगी आदित्यनाथ की सामंती सरकार के खिलाफ लड़ते हुए 8 वर्षों से हमारे नेता सर्वश्री अखिलेश यादव जी ने जनमानस का भरोसा जीता है, उसका कई बार अप्रत्याशित परिणाम हिंदुस्तान की जनता को देखने को मिला। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आज उत्तर प्रदेश के 58,184 ग्राम सभाओं में अंबेडकर जी की तस्वीरों के सामने गांव का जो जनमानस है वो अमित शाह मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है और हम अंबेडकर है इस बात की तख्ती लेकर के, पोस्टर लेकर के गांव गांव का नौजवान अब निकल चुका है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से परेशान है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा। हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी जो 18 तारीख को शाम को आपने सामंती भाषण दिया, उस भाषण में सिर्फ आप एक बार माफी मांग लेते। भारत की डेमोक्रेसी में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने माफी मांगा है, देश की जनता से भी माफी मांगा है, विपक्षी दलों से भी माफी मांगा है और विपक्षी दलों ने सरकारों से भी माफी मांगा है। ये तस्वीरें हमारे भारत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती रही है। लेकिन जैसा कि हम अमित शाह को जानते हैं, एक सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक दुर्व्यवहारी प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति भारत की जनमानस से और देश के महापुरुष अंबेडकर जी से कभी माफी नहीं मांग सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज के समय में जो वर्तमान में परिस्थिति बनी है, मैं इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है कि मोदी जी जितना ढोंग रचाना है रचा ले, दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर कहे कि हम विकसित राष्ट्र बनने की कगार पे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम आज 80 करोड़, सरकारी दस्तावेज में यह बात लिखित है कि 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर, सरकारी राशन पर जीने को मोहताज है। जिस देश की आवाम 80 करोड़ सरकारी राशन पर अपना जीवन यापन करती है, देश को हम विकसित राष्ट्र कैसे बनाएं? मनीष सिंह जी, मोदी जी यही तो कह रहे हैं, मोदी जी यही कह रहे हैं कि जो गरीबी हटाओ का नारा था जो कांग्रेस का था, वो सबसे बड़ा कांग्रेस का जुमला है। कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला है कि बस गरीबी हटाई नहीं,
आज मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है, 13 करोड़ टॉयलेट बनाना पड़ रहा है, 12 करोड़ नल से जल हर घर में पहुंचाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल। तो क्या ये दिख नहीं रहा है कि जुमला है? मोदी जी का कहना है कि सबसे बड़ा जुमला अगर है तो गरीबी हटाओ कांग्रेस का है। प्रदीप जी एक बहुत छोटी बात मैं कहना चाहता हूं। मोदी जी का व्यक्तित्व ही एक जुमला है। मोदी जी का एक जो आवरण है वही इस समय असत्य है। मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, आज तक एक बात बताइए, वाहिद इकलौते गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह जी, जो भारत की सीमा से आज दूसरे किसी भी देश में गए हो। एक तस्वीर बता दीजिए कि आज तक अमित शाह जी किसी दूसरे कंट्री में गए हो भारत के गृह मंत्री रहते हुए। आखिर क्यों उनको नहीं भेजा जाता है, ये जरा भारत की सरकार से पूछिएगा। दूसरी बात, अगर भारत के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं, भारत की डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जहाज की एक तस्वीर बता दीजिए जिसमें भारत का एक भी मिनिस्टर उनके साथ दूसरे विदेश की यात्रा किया हो। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी क्या कहते हैं, अमित शाह जी क्या कहते हैं, योगी जी क्या कहते हैं, इस बात में मत जाइए। भारत की जो जनता है वो क्या कह रही है, इस बात को आप सोचिए। भारत की जनता इस समय 55% भारत के ऐसे युवा है जो महंगी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं और सरकारों से अपनी नौकरियां मांग रहे हैं। उनको सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। मैं कहना चाहता हूं 1023 गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारत में। 1023 गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसके बावजूद अगर 47 से लेकर के 24 तक ये नारा लग रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे, तो ये सरकारों का दुर्भाग्य है। गरीबों को मिटाते हैं, ये गरीबी नहीं मिटाते हैं। गरीबों के नाम पर वोट लेते हैं, गरीबों के साथ ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, ये झूठे और मक्कार। पांडे जी गरीबी हटाओ मोदी जी का कहना है सबसे बड़ा कांग्रेस का जुमला है। बिकॉज मोदी जी ने लिस्ट भेजा है, पीएम किसान 80 करोड़ को फ्री राशन, आवास योजना, उज्ज्वला, आयुष्मान, नल से जल, हर घर शौचालय। ये पहले हुआ नहीं था, आपको करना पड़ रहा है, मोदी जी का कहना। नहीं, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जब सत्ता में वापसी करनी थी या सत्ता में आना था, तो उन्होंने इसी बात का उपयोग किया कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, उल्टा गरीबों को हटाने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया। और ये बात प्रूफ इसलिए होती है नाम्बियार जी, क्योंकि पिछले जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, आप तो देखा होगा 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम इस देश के अंदर अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, आज 11-12 करोड़ लोगों को 4.5 करोड़ लोगों को घर सर पे छत देने का काम किया। और ये सारे जो काम क्यों आज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज लोगों के सर पे छत होता। ये हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है। आज आप गरीबों की जो आप लोगों ने 65 सालों में हालत कर दी थी, उसके लिए आज ये नरेंद्र मोदी जी को ये काम करना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीबी उन्होंने बर्दाश्त की है, गरीबों का उन्होंने पीड़ा समझते हैं, इसलिए वो गरीबी उन्मूलन का काम कर रहे हैं। चाहे वो जितने भी काम है इस देश के अंदर वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, चाहे गरीबी हटाने के लिए कर रहे हैं, गरीबों को हटाने के लिए नहीं कर रहे। गरीबों मजदूरों के तो वो पैर धोने का काम कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाने का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उनके सर पर छत देने का काम कर रहे हैं, घर देने का काम कर रहे हैं, शौचालय देने का काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं, गरीब बहनों को लाडली बहन योजना के माध्यम से उनको सक्षमीकरण करने का काम कर रहे हैं, रोजगार का काम कर रहे हैं, रोजगार का काम। फिर भौंक दिया। ये भौंकने की आदत है क्या? ये भाषा इनकी सर, ये भाषा बिल्कुल ये भाषा आई थिंक वी कम टू द एंड। अरे साहब देखिए ऐसा है पांडे जी, आपने जब कहा, पांडे जी यही बदतमीजी करने का संस्कार है क्या आपका? पांडे जी नेक्स्ट टाइम से मुझे ये दोनों रहे तो मुझे मत बुलाओ भाई डिबेट करने के लिए। पांडे जी जब ये आपने बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। पांडे जी मैं बोलना शुरू जब आपने निजाम साहब से कहा कि भाषा की मर्यादा रखिए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप भी भाषा की मर्यादा रखनी है ना। अगर आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है नहीं, मैंने कुत्ता नहीं कहा, मैंने कुत्ता नहीं कहा। शाबाश। क्या मैंने कुत्ता नहीं कहा। सर ये ठीक नहीं है।
राजीव सर, आप जो बात कर रहे हैं, राजीव आप ऐसा है बात कि कर रहे हैं। झूठ बोलने की तो निजाम मिस्त्री जी, है निजाम जी, बीजेपी में। निजाम जी, वन सेकंड निजाम बोलिए, जी। बोलिए। राजीव सर, जी। इन्होंने एक बात कही कि जब ये दो लोग आए तो आप इनको मत बुलाइएगा। जी। इनको बता दीजिए कि राजीव सर की जो राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकारिता जगत में हैसियत रही है, उस हैसियत में आप जैसे प्रवक्ता जो है ना, उनके चरण छूते रहे हैं। आप जैसे नेता ना, इनके चरण छूते रहे राजीव सर का। उनके कार्यक्रम में लोग आने के लिए याचना मैं करते तुम्हारी हैं। बात कर रहा हूँ आपके मनीष, जैसे मैं तुम्हारी प्रवक्ता बात कर रहा पैर छूते हूँ। हैं। देखो, बात को कर ना रहे ऐसा गोल गोल घुमाओ मत। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हो, लेकिन और जिस अभी तरह से शैलेश पांडे जी, एक वक्ता अगर शैलेश बोल रहा है, पांडे जी, तो एक आप छोटी उसकी सी मजाक बात है। उड़ाओगे, आप हंसोगे। 18 मिनट तक ए, लड़ रहे थे बदतमीजी आप की भी लोग। हद 18 होती है। मिनट तक लड़ रहे थे, मैंने कुछ बोला? अरे तुम बोले, मैं बोला, तुम 25 मिनट बोले, मैं बोला एक शब्द, तुम पांडे 25 जी, मिनट एक बोले, सेकंड। तुम पांडे एक जी, घंटा बोलो, पांडे मुझे जी, कोई we've फर्क come नहीं to the end of the पड़ता show. है। और तुमको सुनता कौन है? Gentlemen, we've लेकिन come to कोई the end of दूसरा the show. बोलेगा, तुम हंसोगे, मजाक उड़ाओगे। ये तुम्हारे संस्कार है। Gentlemen, we have come to the end of the show. आखिर में शैलेश पांडे जी, अभी क्या है कि उम्मीद है, बहुत जबरदस्त उम्मीद है पूरे विपक्ष में, एक दो लोगों को छोड़ करके, कि यो अंबेडकर साहब का जो मुद्दा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। आपको ऐसा लगता है पांडे साहब? क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है अंबेडकर साहब के मुद्दे को लेकर के? जी बिल्कुल, हम किसी भी मुद्दे पे बैक फुट पे नहीं आए हैं। मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थिति परिस्थिति में बातें कही, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सदैव से सम्मान करती थी, करती है, करती रहेगी। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलते रहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के किए हुए कार्यों की हमेशा हम काम करते रहेंगे। आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई थी, उनका जन्म स्थान, उनका निर्वाण स्थान, उनका जहां वो लंदन में रहे, जहां वो मुंबई में रहे, आज उसका पुनर्निर्माण करने का काम अगर देश के अंदर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया। कांग्रेस ने, एनडीए अलायंस ने, सपा ने कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इन स्थानों पर ध्यान नहीं दिया, उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उनकी पूजा कर रहे, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे और चलते इसके निजाम साहब आप जरा जवाब देते हैं। चाहे संविधान हो, संविधान की सदैव रक्षा करने का संकल्प और शपथ लिया है देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। जी निजाम साहब, जो बात अभी शैलेश पांडे जी ने कही है, जैसे हिंदू मिल्स कंपाउंड है, बहुत पहले से डिमांड आ रही थी, लेकिन फाइनल ऑर्डर पास किया नरेंद्र मोदी जी ने। 2026 में उसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त काम चल रहा है सर वहां पे। उसके अलावा अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके अलावा न जाने और क्या क्या कुछ किया गया। तो आपको लगता नहीं है सर कि कहीं कांग्रेस से कुछ भूल हुई है थोड़ी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के? निजाम साहब सर, मुझे आप बता दीजिए कि देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर कांग्रेस ने काम नहीं किया है? कौन सी ऐसी जगह है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के इश्यूज को लेकर कांग्रेस लड़ी नहीं है? हमने तो आपको अभी बताया कि इनके 8 सांसद नाम देता हूं आपको, जिन्होंने खड़े होकर ये पब्लिक मीटिंग में कहा है कि हमको 400 अगर दे दीजिए तो हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। आज भी उसी पर काम हो रहा है। अभी वो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी चीजें हम बना रहे हैं, देश में ला रहे हैं। आज तक 10 सालों में सिवाय बेचने के अलावा भी कोई काम किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने जितना कुछ देश में कांग्रेस और उनकी इलाही सरकारों ने काम किया था, उसी को बेचने का ही काम किया ना इन्होंने अपना लाके कुछ किया? आज हजारों इंडस्ट्रीज इस देश से भारत छोड़ के जा रहे हैं। इनको लिस्ट दीजिए पंडित जी को, जाकर बताएं कि क्यों भारत छोड़ के जा रहे हैं वो। जी जा रहे हैं। ये जो बातें करते हैं वो सिर्फ दिखावा और छलावा है। जो सत्यता है वो जमीन पर है। सत्यता ये बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत 2 मिनट में उबाल आने लगता है इनको। अरे जिस देश की जनता को आप 5 किलो राशन दे के बेवकूफ बना रहे हैं, वहां का इंडस्ट्रीज भारत छोड़ के बाहर जा रहा है और रोज जा रहा है। आपके पास आंकड़े दर्ज है, आंकड़े दिखाइए इनको। अगर ये बड़ा अच्छा काम निजामुद्दीन जी, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि आप कांग्रेस हमेशा अंबेडकर के खिलाफ काम किया है और पिछड़े और दलितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने कोट किया कि राजीव गांधी जी का सबसे बड़ा भाषण, सबसे लॉन्गेस्ट भाषण जो है वो मंडल के खिलाफ था।
मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ राजीव गांधी ने, यह अमित शाह जी ने, कितना सच्चाई है निजामुद्दीन जी में? ये उनके यहाँ सच्चाई के किसी विषय पर उनका पार्लियामेंट बहस में नहीं बोला है है। अमित शाह जी ने। जितनी झूठी चीजें वो ला के कह सकते हैं वही चीजें वो कहते हैं। आपने देश में देखा कि दलितों को इस देश में अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सारे लोगों को उन्होंने बनाया, सारे लोगों को उनका अधिकार दिया, एजुकेशन दिया, सारा कुछ दिया। इनके पास आज भी कोई जवाब नहीं है कि इन्होंने दलितों के लिए कुछ बहुत बड़ी स्कीम लाई हो, बिठा दिया हो। आज भी इन्होंने ना तो देश में एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने की कभी इन्होंने कोशिश की, कभी इन्होंने इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की जिसमें समानता बैठे, या इन्होंने दलित को कहीं अपने साथ बैठा के भोजन कराया क्या, या दलितों के किसी मंदिर में इन्होंने अपनी मंदिरों में दलित पुजारी रखे क्या? कभी इनसे पूछिए ना कि मंदिरों में दलित पुजारी रखे क्या? अरे हिंदुज्म के नाम पर धोखा देकर दलितों को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया। वो सारा रिजल्ट आपके सामने है, उसकी सफाई में हम नहीं इसके जाना बावजूद चाहते। दलित बीजेपी को वोट देते हैं निजाम साहब, जब इसके वो मेरा लोग बावजूद शिकार है, दलित जिसको वोट देते हैं भाई, बीजेपी को। अरे यार ये क्या है? ओबीसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कांग्रेस जो है वो असल में मेहनत करेगी। सच बोल रहे हैं साहब, यहां पर कभी कभी सच बोलना चाहिए। सीधी सादी बात है, मैं मानता हूं आप प्रवक्ता हैं, आप बंदिश में हैं, आप खुद को ले लीजिए। अरे भाई निजाम साहब मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र हैं मेरे। निजाम साहब मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई 28 के 30 साल पहले निजाम साहब असेंबली में खड़े होंगे, इनको बाईपास कर दिया गया, फिर इलेक्शन आया, फिर बाईपास कर दिया गया, फिर इलेक्शन आया, फिर बाईपास कर दिया गया। अरे कांग्रेस की शुरू से यही प्रवृत्ति रही है यार। निजाम साहब मेरा सजेशन रहेगा बीजेपी में आ जाओ, बहुत इज्जत रहेगी आपकी। मैं सच बोल रहा हूं, बहुत जबरदस्त आपकी इज्जत मिलेगी आपको, और असल में आपका जो टैलेंट है वो पंडित जी का रिकॉग्नाइज क्या होगा। होगा अगर हम बीजेपी में आ गए तो इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, नहीं, दोनों सर, भाई कोई मिलकर धर्म काम परिवर्तन नहीं करेंगे करेगा। निजाम आया, साहब, आया, कि आया, इनके मनीष सिंह दोनों जी, भाई मिलकर काम करेंगे। जी बोलिए। बजाज सर इनके यहाँ सिर्फ दिखावे की बात होती है। मुख्तार अरे साहब सर, का क्या कांग्रेस हंस में हुआ कौन सी- आपने देख अरे लिया। कांग्रेस में कौन सी जितने कुछ इनके होती है मुस्लिम सर, लीडर छोड़िए। थे उनका क्या हंस हुआ आपने देखा ना। ये सिर्फ बातें करते हैं समता की। But I'll tell you what, बचेगा नहीं खाना। जिस दिन जो है देश की किसी धरोहर पर कोई बड़ा मुसलमान आएगा, सवेरे इनके आंदोलन होगा। ये जो है ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ये इस देश अरे को तो ब्राह्मणों बर्बाद के करके खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं इसके अलावा सर? कुछ नहीं है। तो ब्राह्मणों के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं? ये ब्राह्मण ही मैं है। बात नहीं कर अरे रहा, अरे सर, सर मैं सर बात नहीं सर कर सर सर, मुझे सर आप मेरी बात सुन लें। अरे सर मेरी बात सुन लें। ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्राह्मणवादी सोच की जो देश की जनता के हित में नहीं है। सर मैं जो आपको एक चीज ब्राह्मण बताऊं, अच्छा काम निजाम कर रहा है, साहब, देश में हमारे साथ है। अरे निजाम साहब एक लाखों मिनट। करोड़ों ब्राह्मण हमारे साथ आज भी काम कर रहे हैं। अरे कांग्रेस शुरू से जो ब्राह्मणों की आदमी पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनकी गलत हो, जो कांग्रेस अपने शुरू धर्म से को ब्राह्मणों इज्जत की नहीं पार्टी करे, थी, जो इसमें कोई दो राय नहीं शंकराचार्यों की है। बात अरे नहीं सुने। निजाम साहब आज जो हमारे पास हमारे 4 वेद हैं, हमारे जितने उपनिषद हैं, जितने हमारे पुराण हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से हैं। नहीं तो ये पूरा धरोहर जा चुका था, खत्म हो चुका था, क्योंकि उनको कंठस्थ थे, क्योंकि याद थे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे उच्चारण होना चाहिए, कौन सी लाइन होनी चाहिए, कौन सा कॉमा होना चाहिए, कहां पर सेमीकोलन होना चाहिए, किस समय पर किस श्लोक का उच्चारण होना चाहिए। ये सब हर ब्राह्मण बच्चे को याद किया जाता है, याद करवाया जाता है जब से वो होना ही पैदा चाहिए होता है। सर, हर तो में अगर किसी के- आज अगर हमारे पास वेद हैं, पुराण हैं, हमारे पुराने ग्रंथ हैं, तो उसके लिए हमें ब्राह्मणों को श्रेय देना चाहिए। मैं मानता हूं, ये मेरी सोच है। हो सकता है कि मुझे इसके लिए ना जाने कितनी बहुत खूबसूरत गालियां पड़े पूरे देश से, लेकिन मुझे मंजूर है। नहीं सर, इसमें गालियों मुझे की कोई बात नहीं प्रॉब्लम है। धर्म है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं पांडे है। जी, आगे हमको one सारे final धर्मों word, sir. की जो One धर्म इस final देश word. में है सब महान है और सब धर्म अच्छे हैं। जी उसमें one final काम word, sir. करने वाले बुरे हो सकते हैं, धर्म किसी का बुरा नहीं। निजाम साहब आप चाय पीने कब आ रहे हैं वो बताइए। शैलेश पांडे जी सर please. कभी भी आ जाएंगे, पंडित जी को भी बुलाइए, थोड़ा पंडित जी से भी चर्चा होगी। जी बहुत जबरदस्त रहेगा। मनीष सिंह जी जब बॉम्बे में होंगे वो भी आएंगे। बोलिए मनीष सिंह जी भी आ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। शैलेश पांडे जी Thank you, बोलिए। सिंह साहब। अरे सर अभी जाइएगा नहीं, एक सेकंड राजू जी, एक सेकंड रुकिए मैं यही please. कहूंगा, जी। ब्राह्मणों पे जो बात हुई, जी। हमने तो हमेशा यही कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् मां कश्चित् सभी दुःख। सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी जी। मस्त रहे, और उसी हर हर मोदी महादेव, जी कहते हर हर हैं महादेव। सबका साथ सबका विकास। Thank you very much. भारत नहीं, माता की साथ जय, विकास वंदे नहीं है मातरम। पंडित जी, फिर आप गलत कह रहे हैं। साथ सबका अरे विकास बहुत नहीं लंबा है। हो जाएगा चलो, निजाम आप साहब। डाटा हम लोग देख लेंगे तो आपको समझ साथ- जाएगा किसका विकास है, We'll see किसका tomorrow. नहीं। राजीव जी साथ में चाय आप पीते हुए मोदी जी की विकास बात को करेंगे तो जी मानिए, बिल्कुल मोदी जी से बिल्कुल। बड़ा झूठा है, चाय इसमें कोई चाय बात नहीं चाय- और यहाँ पे और यहाँ पर भजिया बहुत अच्छी करेंगे मिलती है और यहाँ भजिया बहुत अच्छी मिलती है। मनीष सिंह आप जी, जो है अडानी वन अंबानी फाइनल का वर्ड फ्रॉम विकास करिए, उसी यू में मनीष स्वयं सिंह खुश जी, रहिए। आखिरी देश ये का मत कहिए विकास- सबका साथ सबका देश- विकास। मनीष का सिंह विकास, जी देश का विकास। समिंग अप, हाँ, आप देश के क्योंकि विकास- लखनऊ में हैं, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं इस वक्त, आप क्योंकि लखनऊ में हैं, आप बताएं संक्षेप में कि ये अंबेडकर आंदोलन जो है ये कहां तक जाएगा, ये बताइए वन फाइनल वर्ड से बोलिए। मनीष सिंह जी अनम्यूट तो करो सर अपने आप को। मनीष सिंह जी बोलिए। हाँ सर, आप मैं बोलिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी। कि अंबेडकर जी के नाम पर जिस तरह से देश की संसद में हास परिहास भारत के गृह मंत्री जी ने किया, उसका जो परिणाम भारत को देखने को मिलेगा वो सुखद है हमारे लिए कि इसी आंदोलन से भारत में वह सामंती सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां पर दफन होने जा रही है जो भविष्य में कभी भी सत्ता में बैठी हुई भविष्य की जनता, भारत की जनता को दिखाई नहीं देगी। राइट, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मनीष सिंह जी धन्यवाद, आपका भी, नमस्कार। एंड ऑलवेज अ प्लेजर निजामुद्दीन रईन साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहीं पर हमारे ऑफिस में होंगे और चर्चा करेंगे चाय पे। थैंक यू वेरी मच। मैं कॉफी Thank you, पीऊंगा, sir. आप लोग चाय पीजिए। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, भारत जय माता हिंद, की जय जय, वंदे महाराष्ट्र। मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। एंड एज यूजुअल यू हैव टेकन ऑफ एवरीबडी इवन बिफोर दे हैव गॉन। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक एवरीबडी इज काइंड ऑफ टायर्ड। Well, that's just about it. Pradeep ji, what will be the impact of this Ambedkar agitation? Sir, We'll see the tomorrow. point is this going to cause some development where India is concerned? No. Is it for the progress of India? No. क्या ये देश I के don't हित में है कि सब लोग और सबसे बड़ी बात है प्रदीप जी, अमित शाह जी ने, लेट्स बी वेरी क्लियर, Yes, yes. ही हैज नॉट सेड इट डिलिबरेटली। कोई उन्होंने इरादतन नहीं कहा है। तो मैं तो अभी भी बोलता हूं, अगर अमित शाह जी सामने आकर के बोलते हैं भाई किसी को खेत पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, छोड़िए, मामला खत्म नहीं। तो this is not both swear by the constitution, both swear by Ambedkar जी। ji, both swear by all democracy, लोकतंत्र। तो फिर I mean ठीक है, पॉलिटिक्स अपने जगह अपना चल रहा है, कांग्रेस probably But this is, needs to but they've got ammunition now. they got ammunition now, they want to exploit Right. it. I mean ठीक है, Right. otherwise God bless them all. I hope they do something for the people. I really and truly hope they do something for the people. Let's be very clear, because at the moment the metro needs to be completed out here in Mumbai. The roads are in such a bad state. There are so many things which are in such a bad state. In fact, if you notice Pradeep ji, I have to wait till about 9:30, 10 o'clock before I can leave from here. क्योंकि अगर मैं जल्दी जाता हूँ तो I will reach home anyway 1 घंटे के बाद। मेरा ये कहना है कि जहाँ 15 मिनट लगने चाहिए वहाँ पर 1 घंटा लगता है पहुँचने में। तो लिहाजा इन सब चीज़ों के ऊपर, इन समस्याओं का समाधान अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। definitely. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. Thank you very much for joining us. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आके आप हमारे साथ जुड़े हैं और इसी तरीके से अपना प्यार आप लोग हमको देते रहे। I know that sounds corny, not really, but all the same, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और उसके अलावा कमेंट जरूर भेजें। प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स ऑन दिस चैनल। एंड फ्रॉम प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.